नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया के नक्शे पर एक और देश जहां हिंदू होना ही गुनाह बनता जा रहा है, वो देश है बांग्लादेश, जहां मंदिर टूट रहे हैं, हिंदू घर जलाए जा रहे हैं और महिलाओं तक को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ अत्याचार का नहीं है, सवाल है साजिश का। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या इसके पीछे है पाकिस्तान की खुफिया चाल? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ को हवा देकर भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रची जा रही है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है। वहीं आपको बता दें, जो मंदिर है, वहां के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनकी तस्वीर तो अमूमन आप देख ही रहे होंगे। कई मंदिरों में तोड़फोड़, कहीं घरों में आग, कहीं जबरन पलायन, ये तस्वीरें अब आम हो चली है बांग्लादेश में। लेकिन इसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है, इसके पीछे कौन सी गहरी साजिश काम कर रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान की शह पर हो रहा है? और इसको लेकर पाकिस्तान अब बेनकाब भी एक एक करके हो रहा है। आईएसआई के जो इस वक्त गतिविधियां जो नजर आ रही है, जो एक्शन उसके नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है क्या? ये सवाल खड़ा हो रहा है। धर्म के नाम पर हत्या, पाकिस्तान का ये पुराना खेल अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। अब बांग्लादेश मोहरा बन रहा है पाकिस्तान का। क्या पूर्वी छोर पर अब एक और पाकिस्तान तैयार करने की कोशिश कर ली जा रही है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान एक गहरी चाल के तहत आगे बढ़ रहा है? अब एक और ये हिंदू जो देश कहा जाता है, जिस तरीके से भारत का जिक्र होता है, एक और हिंदू को लेकर के तस्वीर आती है कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के नरसिंहदी जिले में ये हुआ है। एक दफा फिर से वो तमाम नाम आप याद कीजिएगा। अब एक और नाम सामने आया, यहां पर बेहद दर्दनाक घटना घटी है। कट्टरपंथियों ने एक 23 साल के युवक को सोते समय जिंदा जला दिया, जिंदा जलाकर मार डाला। और स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शी जो थे, उनके मुताबिक ये सामने आया कि सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्लान्ड हत्या है। अब इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले का पैटर्न क्या ये वही वाला है जो पाकिस्तान अपनाया करता है? मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, हिंदू घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, मूर्तियों का अपमान किया जा रहा है, जबरन पलायन को मजबूर किया जा रहा है, महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। तो क्या ये सब उसी पैटर्न का हिस्सा है? जो सारी रिपोर्ट्स है उसके भी कुछ दावे हैं और मानवाधिकार संगठन जो है उनके मुताबिक हर बड़ी राजनीतिक या धार्मिक उथल पुथल के पीछे इसके दौरान हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है। और ये हो रहा है सब कुछ बांग्लादेश में, और इसके पीछे साजिश की बू आने लगी है। यही है, और यहीं से आगे का माजरा जो है पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाता है। दर्शकों, एक जाना पहचाना नाम, वो नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान लंबे समय से बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों को वैचारिक और डिजिटल सपोर्ट देता रहा, फंड करता रहा है, इन आतंकियों को पनाह देता रहा है, इनको पनपाता रहा है। यानी मकसद साफ है, भारत का विरोध इस स्तर तक करना है जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाना पड़े वो भी ठीक, क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना पड़े वो भी ठीक। अब पाकिस्तान इसको लेकर पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में दर्शकों एक्सपोज हो चुका है। कट्टर संगठनों को समर्थन देना, आईएसआई से जुड़े नेटवर्क्स का सपोर्ट करना, सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करना, भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना, ये सभी उसी चाल का हिस्सा है दर्शकों जो पाकिस्तान अभी खेल रहा है। पाकिस्तान का ये खेल काफी पुराना है। आतंकवाद से संचालित एक राज्य है जहां सेना एक पेशेवर संस्था की बजाय हिंसक ताकतों के हितों के लिए काम करता है। जहां जहां पाकिस्तान या उसके समर्थकों का प्रभाव रहा, वहां शांति और स्थिरता नष्ट हुई है। पाकिस्तान एक बार फिर से बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाकर अस्थिरता, इनस्टेबल गवर्नमेंट को पेश करना चाहता है, जिसका सीधा असर वहां हिंदू समुदाय पर पड़ रहा है, अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान का यह पुराना फॉर्मूला
अब डिकोड करेंगे आज डिस्कस करके। इस डिस्कशन में हम बताएंगे आपको अल्पसंख्यकों पर दबाव किस तरीके से दर्शकों बनाया जा रहा है, कट्टरता को संरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि जमात के वो जिहादी चैप्टर का हिस्सा भी आज डिकोड करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति का खेल किस तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान चाहता है FATF की लिस्ट में ना आए, अब इसके लिए किस तरीके से सहानुभूति भी लेता है, सिंपैथी लेता है, भारत को घेरने की रणनीति किस हिस्से का पार्ट है, अब ये भी समझेंगे। यही मॉडल पाकिस्तान ने अपने यहां पे भी अपनाया था, याद कीजिएगा। अब उसी सोच की परछाई बांग्लादेश में दिखने लगी है। पाकिस्तान एक बार फिर से धर्म की आड़ में दक्षिण एशिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। क्या इसमें कामयाब होगा पाकिस्तान? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बेइज्जती का तो पहले कहा जाता है, एक्सपोज हो चुका है कि इंटरनेशनल बेइज्जती करवाता है, लेकिन अपनी चालों को लेकर अब पूरी दुनिया सजग हो चुकी है, जानती है दुनिया पाकिस्तान क्या क्या चाल चल सकता है। इसी को लेकर के आज के बड़े सवाल आपके सामने रख देती हूँ। पूछता इंडिया में आज हम जानेंगे पहले सवाल के जरिए कि बांग्लादेश बन रहा है दूसरा पाकिस्तान। क्या ये पूर्वी छोर पर दूसरा पाकिस्तान तैयार करने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल, बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया चाल आखिर क्या है? आज करेंगे इसको भी डिकोड। और तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल दर्शकों ये कि भारत को घेरने की पाक की ये नई साजिश क्या है, किस साजिश के तहत आगे बढ़ रहा है, ये चाल क्या है जिसके तहत भारत के खिलाफ ये नैरेटिव करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। बांग्लादेश में क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, बांग्लादेश में ये वाली चाल क्या चल पाएगी, इसको लेकर के करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार, उज़मा करदार PTI नेता, और साथ ही साथ जावेद गफ्फारी पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य अरुण कृष्ण जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु है। लेकिन ये जो पूरा माजरा है ये समझा जाना चाहिए। एक और खास मेहमान ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ भी कनेक्ट होंगे। हालांकि ये पाक की चाल क्या बताती है, हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो क्या दर्शाता है। आचार्य अरुण कृष्ण मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल आपसे ही चाहूंगी मैं, आप जवाब दीजिएगा, ये पूरा माजरा आपको क्या नजर आता है? बांग्लादेश में जो हो रहा है ये हो ही रहा है या करवाया जा रहा है? प्रायोजित तो नहीं है ये कहीं से, किसी फॉरेन पावर से? आचार्य अरुण कृष्ण। हिंदू सिखावे है भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखावे काफिर नहीं मित्र हमारा, होली है कुफ्र दिवाली शैतान है होली, दिवाली है कुफ्र शैतान है होली, हिंदू कलमा ना सुना पाए तो मुसलमान मार देते हैं गोली। तो ये एक आयत है सहीह बुखारी 25, सहीह बुखारी 25। इसमें मोहम्मद का कहना है कि अल्लाह ने कहा ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सहीह बुखारी है, written by their prophet. I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that no one has a right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's messenger. यही झगड़े की जड़ है। कि माई वे और हाईवे, यदि अल्लाह को नहीं मानोगे जो 1400 साल पहले आया, अगर आप 10 लाख वर्ष पहले पुराने राम को मानोगे जो 10 लाख वर्ष पहले आए, कौन कहता है ये? 1400 साल पहले आया अल्लाह, 10 लाख वर्ष पुराने राम, और हजारों करोड़ों वर्ष पहले की बनी पृथ्वी को यदि अल्लाह के अनुसार नहीं मानोगे तो आपको केवल और केवल जहन्नुम मिलेगा। तो बस ये सारी कहानी है इस मानसिकता की, जहां पर पृथ्वी पर कोई मनुष्य जो अल्लाह को नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं है। यही इस्लाम है। आप इसे अलग अलग घटनाओं से जोड़ के देखते रहिए, और वो मर गया उसकी गिनती करिए, वो मर गया उसकी गिनती कीजिए। ये लड़ाई है अल्लाह वर्सेस नॉन बिलीवर्स की, ये लड़ाई है अल्लाह वर्सेस काफिरों की, ये लड़ाई है मुसलमान जो मानते हैं अल्लाह को और पूरी दुनिया के वो लोग। पर आज का सवाल ये है कि ये जो साजिश है, आचार्य अरुण कृष्ण, आप कह रहे हैं कि ये नॉन बिलीवर बनाम बिलीवर
का झगड़ा अब क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन रहा है? हिंदुओं के लिए क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है बांग्लादेश में कि चुन चुन कर इतना टारगेट किया जाएगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है? क्या दोबारा से ईस्टर्न ब्लॉक में ईस्टर्न तस्वीर जो आती है सामने पूर्वी छोर पर, क्या एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? उज़मा करदार जी कनेक्ट है, पीटीआई नेता। उज़मा जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। बांग्लादेश में जो आग है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की लगाई हुई है, और अगर आग ना भी लगाई हो, कम से कम घी तो आप ही लोग डाल रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपको मैं जरा करेक्ट करना चाहूंगी कि मैं पीटीआई में नहीं हूं, मैं मुस्लिम लीग नून में हूं। ठीक है, और माफी के साथ रेक्टिफाई ये जरा प्लीज आप करेक्ट करा दें, जी। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद मैं पहली दफा आपकी चैनल पे आई हूं, तो शायद आपके अमले को पता नहीं था कि मैं मुस्लिम लीग नून से हूं। ओके, अच्छा, अब देखें, एक ये आपके जो मेहमान आए हैं, ये हर चीज को जो मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है, जितना रवादारी इस्लाम में है और जितना माइनॉरिटीज को के हकूक हैं, किसी और मजहब में नहीं है। फतेह मक्का जरा ये पढ़ लें, ये सही बुखारी को तो कोट कर रही हैं, ये फतेह मक्का पढ़ लें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए थे फतेह मक्का के बाद, उन्होंने कहा था कि जो जहां पे अपनी इबादत गाहें हैं या वो अपने जिस भी तरीके से रहते हैं, उनको हरगिज आपने डिस्टर्ब नहीं करना, और उनके उतने ही राइट्स हैं जितने बाकियों। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को सारे हकूक हासिल हैं। हमारा झंडा जो है वो सफेद रंग जो है वो माइनॉरिटीज को अभी बीते दिनों ही उज़मा जी कौन से नहीं कौन सी दुनिया में हो रहा है ये? कौन सी दुनिया में हो रहा है उज़मा जी? अभी 2 दिन 3 दिन पहले खबर आई थी, हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया गया था आपके पाकिस्तान में ही हमने देखा था। वो भूल गई है क्या? मैं चलवा दूं वो खबर, उज़मा करदार। देखिए, बात सारी ये है कि उड़ीसा में आपने आपके आरएसएस मेंटेलिटी के लोगों ने क्या किया है। अरे आरएसएस पे क्यों जाती हैं? आपसे पूछ रही हूँ मैं। आरएसएस पे आरएसएस से आपका क्या ताल्लुक? नहीं, आरएसएस हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है? इससे आपको क्या करना उज़मा करदार? नहीं, वेट, एक मिनट आचार्य अरुण कृष्ण, एक मिनट रुकिएगा, आप जवाब दीजिएगा इनको। लेकिन मैं इनकी जरा, अरे उज़मा करदार जी रुकिएगा, सवाल तो सुनने का मादा रखिए, सवाल तो सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया गया था, वो विजुअल्स भी चले थे और सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ था। उस पर मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान में भी तो हुआ था ना, वो बता दीजिए मुझे। बोगे वो आप काटोगे, और वही आप काट रहे हो, आप नफरतें काट रहे हो। इस वक्त और ही लाइन है आपकी, आपने जुल्म किया है। ऐसा है, इतनी बेशर्मी से यदि कोई बात कर सकता है तो वो कोई पाकिस्तानी मुसलमान ही होगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम आतंकवाद के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में 722 डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, और इनके तारीफ के लिए बता दूं, उस 722 डेजिग्नेटेड आतंकवादियों में 700 मुसलमान हैं, और उन 700 में 698 मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं। ये तो आपकी अरुण कृष्ण, अरे ये डिटेल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आप दे रहे हैं। ये आगे मैं चाहूंगी कि आप बताइएगा, लेकिन 2 मेरे और मेहमान हैं, मैं चाहती हूँ ओपनिंग कमेंट ले लो, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। निपुण आलम बयान सर, अब आपके एनालिसिस से मैं समझना चाहती हूँ, आप एनालाइज कीजिएगा, ये हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में जो बन रही है, या अल्पसंख्यकों के साथ जो भी हो रहा है, मैं सिर्फ हिंदू क्यों कहूँ, या हिंदू तो हो ही रहा है, चुन चुन कर घर देखा जाता है, हिंदू का घर है बाहर निकालिए आग लगा दीजिए, ये हो रहा है। अब इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, इनके आतंकियों का इन्वॉल्वमेंट, 8-8 दिन तक कैंप कर रहे हैं वहां पर आईएसआईएस के लोग, और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कि कम से कम वो घी तो डाल ही रहा है, वो चाहता ही है कि इनस्टेबल रहे पाकिस्तान। एम आई करेक्ट निपुण सर? रितु जी, एक बात कही जाती है कि आंकड़े जो है ना, आंकड़े डाटा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी मैं सुन रहा था, जो पीएमएल के जो नेता हैं वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ दिए गए हैं अधिकार, अगर दिए गए हैं तो ये बता दें, आजादी के समय पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जनसंख्या कितनी थी और आज वो जनसंख्या कितनी है? उज़मा करदार जी है जवाब। और खुद पाकिस्तान के अंदर
जो मुस्लिम ही संप्रदाय में अहमदिया हैं, उन अहमदिया को अधिकार दिया है इन्होंने या नहीं दिया है। ये केवल केवल सीधी बात करते हैं, इनका कुछ पता है इनको है नहीं, बस अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गाते रहते हैं। अब रही बात, ये आपने जो कहा कि पाकिस्तान ने किया बांग्लादेश के अंदर, ये तो बात ओपनली आ चुकी है, इसमें तो अब कोई किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए लगातार जो पाकिस्तान के सेना के लोग हैं, पाकिस्तान के आतंकी जो हैं, पाकिस्तान की जो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो जिस तरह से बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जो विजिट कर रहे हैं, ये तो एक तो कई सारी तस्वीरें, कई सारे फुटेज हमारे साथ सामने हैं, जिस पर हम दावे से कह सकते हैं कि ये इनका ये हाथ है। और इनको ये बात हजम नहीं हुई थी कि जब 1971 में बांग्लादेश बना, इनको ये बात तब हजम होगी जब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये नए देश बन जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ था। आपने जो गृह युद्ध यहाँ पे छेड़ दिया ना सर, ये पाकिस्तान का जो मुद्दा है इसे एड्रेस करने में ये पहले ही फेल हो चुके हैं। और जैसा आपने कहा कि जब तक ये इसे एडमायर कर पाएंगे या चेक कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे, तब तक शायद बहुत देर ना हो जाए। और उज़मा करदार जी, आप जब कह रहे थे तो मुस्कुरा रही थी। जवाब मैं लूंगी एक ओपनिंग कमेंट यूके देवनाथ सर का। यूके देवनाथ सर, ये जो चाल चरित्र, ये तमाम चीजों को लेकर जिक्र होता है पाकिस्तान के। हर दफा जब भी हम और आप जुड़ते हैं और डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यूज हमेशा आतंकी सेंटर्ड क्यों होते हैं, टेररिस्ट सेंटर्ड क्यों होते हैं? रितु जी, दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में हम चाहे जो भी कह लें, हिंदूज की तो पॉपुलेशन लगातार कम हुई है। आज़ादी के समय पाकिस्तान में हिंदूज की पॉपुलेशन जो थी वो 16% थी, 18% थी, जो आज की तारीख में घट के मात्र 2% रह गई है। बांग्लादेश की तरफ भी अगर हम देख लें तो आंकड़े ऐसे ही हैं। आज़ादी के समय बांग्लादेश की पॉपुलेशन का 23% हिंदू थे, जो कि 1971 में घटते 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 14% हो गए और अब 14% से घट के 8% हो गए हैं। देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का स्टेटस पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, वो हमेशा शक के घेरे में रहा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमेशा ये दावा किया कि माइनॉरिटीज़ को बराबर का हुकूक दिया गया है, जबकि असल में है नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो रहे हैं। अब वहाँ पे अवामी लीग जो है वो तो इस बार इलेक्शन में उसको खड़े होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जब तक अवामी लीग थी तब तक काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदू कैंडिडेट्स को अवामी लीग मौका देती थी। इस बार जब बीएनपी खड़ी हो रही है वहाँ पर, तो उसमें मुश्किल से कुछ हिंदूज को मौका दिया जा रहा है, बहुत कम। एग्जैक्ट आंकड़े अभी छन छन के बाहर आएंगे जब फाइनलाइज हो जाएंगे। जबकि उसके मुकाबले जमाते इस्लामी में कोई भी हिंदू कैंडिडेट कभी नहीं खड़ा होता बांग्लादेश में। ऐसा ही वाकया आप पाकिस्तान में भी देखेंगे। हो ये रहा है कि इन सब देशों में जो भी मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान में जो भी सुन्नी मुस्लिम नहीं है, शिया हैं, वो भी मुसलमान नहीं माने जाते। उनकी तादाद भी आस्ते आस्ते कम हो रही है। पाकिस्तान में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख लीजिए, हिंदूज की लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है मुस्लिम परिवारों में, और फिर धर्म परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाता है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही माहौल पिछले 1 साल या 1.5 साल से है, जहां हिंदुओं के घरों को हमला किया जा रहा है, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को हमला किया जा रहा है, और इसके डर से बड़ी तादाद में पलायन करके बांग्लादेश से हिंदू जो हैं वो भारत में घुस रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल का इलाका हो या असम का इलाका हो। बांग्लादेश में अभी ये समझिए 1.3 करोड़ हिंदू हैं, जो कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन का समझिए 8% है। तो अगर हम यानी कि ये जो आप डिटेल्स दे रहे हैं, ये डिटेल्स बताती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ पहले से हो रहा है, या ये सिर्फ अंदरूनी चीजें हैं जो हो रही हैं। ये कुछ प्रायोजित भी है, कुछ स्पॉन्सर्ड भी है, और इसमें
कई फॉरेन कहा जाए जो पावर्स है उनका फायदा भी है। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। फाजिल अहमद जी, फाजिल जी, ये कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में वो एक प्रायोजित पार्ट है, वो जानबूझकर किया जा रहा है, प्रायोजित है वाया पाकिस्तान, कोशिश की जा रही है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, ये चाल पाकिस्तान की है। रितु जी, एक बात मैं कहूंगा कि बांग्लादेश तो हमारा, पाकिस्तान तो दुश्मन हमारा है ही, और कब दुश्मन से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको थाली में सजा के कोई खाना परोस देगा? वो तो हमेशा आपसे दुश्मनी करेगा। बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उसकी बात यह है कि शेख हसीना के समय जो लोगों ने बहुत ज्यादा, जो अंधभक्त थे शेख हसीना के, चाहे वो कोई हो, वो पत्रकार भी हैं, वो अफसर भी हैं और वो पब्लिक भी हैं, तो जो लोग शेख हसीना के बहुत अंधभक्त थे, हमले उन लोगों पे हो रहे, मुसलमानों पे भी हो रहे, पत्रकारों पे भी हो रहे, ऑफिसरों पे भी हो रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और उसका बहुत बड़ा गुस्से का कारण क्या है कि शेख हसीना को भारत ने जगह दे रखी है। ये उनको लिए बहुत गुस्से की बात है, उनको ये बात खराब लगती है। अरे तो शेख हसीना के साथ अच्छे टाइज है, ये डिप्लोमेसी का पार्ट है फाजिल अहमद, इसमें क्या दिक्कत है? किसी पड़ोसी देश की मदद करना वो कहां से गलत हो गया? वो थोड़ी जमात के लोगों को फैला रही है, जमात के लोगों को बूस्टअप दे रही, कट्टरपंथियों को बूस्टअप दे रही है। देश में वो रुकी हुई है या कुछ भी है, ये टाइज है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। आप रितु जी अगर बोलने देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम स्किप हो जाते हैं। अरे बोलिए ना प्लीज, बोलने के लिए तो बुलाया है आपको, बुलाया है किस लिए? बोलने के लिए तो बुलाया है। अब मैं काउंटर नहीं करूं, आपको पूरा टाइम दे दूं बोलने के लिए। मुझे क्वेश्चन का जवाब तो देना दीजिए। अरे दीजिए ना प्लीज 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 प्लीज। आप थोड़ा सा, रितु जी थोड़ा धैर्य रखिए और हमको। अरे मेरे को धैर्य ना सिखाए, प्लीज आप जवाब दीजिए। जब आपका शेख हसीना को भारत में रखने के पीछे एक बहुत बड़ा गुस्सा है, और हम लोग भारत में जब बात करते हैं कि मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया, यहाँ भी तो हो रहा है। मेरठ में एक दलित बच्ची को जिंदा जला दिया, उसकी माँ को मार डाला। एक दलित को अभी 1 हफ्ता पहले जिंदा जला दिया। हम लोग तो भारत की ही चीजों पर उलझे हुए रहते हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जवाब देंगे। हाँ, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई घटना होती है तो उसका यूएन के अंदर भारत को उठाना चाहिए मामला, लेकिन भारत आचार्य अरुण कृष्ण। हाँ, बंद कराइए पहले, तब बोलूंगा अपनी बात में। जी 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 प्लीज। आपकी मेरी बातें सारी सच हो रही है ना हम लोगों की, कि मुसलमान केवल मुसलमान होता है। देखो 2 सेकंड लगे पाकिस्तान के मुसलमान के साथ जीत। हमने मोनू मानेसर तो हिंदू है ना, हमने तो मोनू मानेसर मुंह से मुंह लगा के वफादारी दिखाने के मुस्लिम सारे 1 मिनट में सारे खोज हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे मुसलमान चाहे भारत के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के, ये सनातन धर्म के, ये नॉन बिलीवर के शत्रु हैं। ये आपको धीरे धीरे ये आग इस देश में और दिखेगी। इन्हीं मुसलमानों ने फाजिल अहमद आज तो एक देश की तरह बात कीजिए, हिंदुओं के लिए जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए। आपके ही भाई बंधु है ना वो बांग्लादेश में जो है, उनके लिए आवाज उठाइए। आप कैसे जवाब दीजिएगा उस्मा करदार जी का? वो चाल चल जा रहे हैं पाकिस्तान वाले और आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते रह जाइएगा। निपुण सर, चिंता हम नहीं कर सकते, ये गद्दार है, आपको समझ में नहीं आएगा। बस चिंता कर सकते हैं इनको इसको आप अगर जब तक आप ये सोचोगे, इसी फाजिल अहमद ने पाकिस्तान में अपनी बेटी ब्याही होगी, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के मुसलमानों ने अपनी 5 लाख बेटियां ब्याही हुई हैं। इसी भारत के इन मोमिनों ने, इन्हीं भारत के मुसलमानों ने, जिहादियों ने पाकिस्तान में अपनी 5 लाख बेटियां ब्याह रखी हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये फाजिल अहमद वो जो बैठी हुई है मैडम पाकिस्तान की, उससे अलग है, तो ये आपकी हमारी मूर्खता है। मुसलमान ने भारत के पाकिस्तान में 5 लाख बेटियां ब्याही हुई हैं। ये कैसे बुराई कर रहे भाई? इनके तो जीजा रहते पाकिस्तान में, इनके तो पाकिस्तान में 5 लाख जीजा है। अरे फाजिल अहमद बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, उस पर एक दफा आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकलता है, जबान से जाती है उसके वक्त।
फाजिल अहमद एक दफा नहीं बोलते हैं हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरकर। पिछड़ों पर जो अटैक हो रहा रुक जाइए, आवाज डाउन करिए इनकी, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने आते हैं। उस्मा करदार जी कुछ कह रही है। हाँ उस्मा करदार जी। आरएसएस मेंटालिटी को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके भारत को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। ये सिर्फ नफरतें फैला सकते हैं। अच्छा। इनको सियासी कोई सूझबूझ नहीं है, कोई सियासी इनको सूझबूझ नहीं है। इनको क्यों आपने सारी सूझबूझ पाकिस्तान के पास चली गई है ना मैडम, सारी सूझबूझ पाकिस्तान के पास चली गई है, हमारे लिए बची ही नहीं। पाकिस्तान की सूझबूझ आईएसआईएस से दिख जाती है, अलकायदा से दिख जाती है, जैश ए मोहम्मद से दिख जाती है, लश्कर ए तोयबा से दिख जाती है। आप लोग बैठा करके चीफ गेस्ट बनाते हैं ना हमास के आतंकियों को, उसमें दिख जाती है मैडम, बच नहीं पाता है। आप हमारी आईएसआई से खौफजदा हैं। अरे आपकी आईएसआई से अपनी चालें जो कांप रहे मैम, कांप रहे, हम अरे मैम कांप रहे। हम निपुण सर बताएंगे कितने खौफजदा है। निपुण सर प्लीज आपकी डू दी ऑनर्स। चालें आप 15 साल से चल रहे थे, अब वो चालें जो है बांग्लादेशियों ने उठा के बाहर फेंक दी अपने मुल्क से। वो कहते हैं हमें आप लोगों के जुल्म और आपकी चालें और आपकी नफरतें नहीं। रितु जी इनसे पूछो, आईएसआई बोल रहे हैं ये कि हमारी आईएसआई से खौफ ज्यादा है। कहा गई थी कि आईएसआई जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे तब सांप सूंघ गया था या बिल में घुस गई थी वो आईएसआई। अभी इनका बलूचिस्तान रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनने वाला है। अभी इनका आईएसआई इनकी बचा लेगी, बचा के दिखाए, हंस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो इतने जलील लोग हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये तब भी इसी प्रकार से अड़े रहेंगे। सीखना है तो सीखो। और मुझे तो आश्चर्य हुआ फाजिल से, जो ये फाजिल बैठ के मुस्लिम स्कॉलर जो बोल रहे हैं, ये देखिए कितनी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। पाका झूठ बोलता है क्या? देश की डिबेट है ये। पाकिस्तान में कितना माइनॉरिटी था, वो माइनॉरिटी कहाँ आपका 2% भी नहीं रहा। बांग्लादेश में 23% हिंदू आबादी घटकर कितने रह गई? 6% भी नहीं रही। भारत में मुस्लिम फल फूल रहे हैं, सारे अधिकार हैं। ये उसी देश में बैठकर इस प्रकार की बात बोल रहे हैं जिस देश के संविधान ने इन्हें संपूर्ण अधिकार दिए, बल्कि संपूर्ण अधिकार नहीं, हिंदुओं से ज्यादा अधिकार इनको मिले हुए हैं। तब भी इस प्रकार का व्यक्ति ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहा है। ये जो बैठी हैं पाकिस्तान की नेता, इसी प्रकार के स्कॉलर क्या करते हैं, इस तरह के लोगों को संजीवनी देते हैं और ये इनको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ये बात करेंगे, दलित पिछड़े की बात करेंगे। अरे नहीं इनको सर, उन्हें आरएसएस से ज्यादा प्रेम है। नहीं निपुण सर, हम और आप ही गलत है। ये आरएसएस से ज्यादा प्रेम करते हैं। इनसे पाकिस्तान पर पूछो, जवाब आरएसएस पर आता है। उस्मा करदार जी आपकी आवाज में उठवा रही हूँ। अब मुझे एक जवाब आपसे चाहिए। उस्मा करदार जी पहले सवाल सुन लीजिएगा। जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अगर बार बार हर दफा ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान से ये प्लॉट वया पाकिस्तान होकर क्यों आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? बता दीजिए, स्टैंड रख दीजिए। आपके शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते हैं डिटेल देते हुए? अच्छा, अब आप मेरी हौसले से बात सुन लें। प्लीज, आप हमारी आईएसआई से खौफजदा हैं। आप हमारी फौज से बहुत ज्यादा नहीं उसी आईएसआई से खौफजदा है जो आतंकियों को पालती है। आतंकियों से तो डर लगता ही है दुनिया को। आतंकियों को आपने इतनी, देखिए आपने हौसला ही नहीं बात सुनने का। आप मेरी बात काट देती हैं बीच में से। फायदा फिर मुझे बुलाने का? आप बीच में बोलना शुरू कर देती हैं, फिर आप बोले, मैं चुप कर जाती हूँ। बताइए ना। मैं आपको कह रही हूँ कि 15 साल आपने शेख हसीना के साथ मिलकर चालें चली। आपने कोशिश की बांग्लादेश के लोगों को नफरतें फैला के, उन पे जुल्म करके उनको साइडलाइन कर दें और आप टेक ओवर कर ले वहां पे, लेकिन उन्होंने आपको उठा के बाहर फेंक दिया। इतनी नफरत आपने फैलाई है, आपने इतनी उनके खिलाफ साजिशें की हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर है। अभी भी आप क्रिकेट में उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वो क्रिकेट भी आपसे खेलना नहीं चाह रहे। आपने इतनी नफरत फैलाई हुई है, तो आपने जो बोया आप वो काट रहे हैं। अरे हम नफरत तो आप लोग मैडम फैलाते हैं। आप लोग सीमा पार से लोगों को भेजते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, कलमा नहीं पढ़ते हैं तो ऑन स्पॉट गोली मार देते हैं। वेट, हम उनके मैंडेट की इज्जत करते हैं। आपको जवाब देंगे यूके देवनाथ सर। वाजिद को जब वहां पे जाके तो आपने छुपाया हुआ है भारत में। हम ऐसे नहीं है। हम हर मुल्क की सॉवरेनिटी को और उनके जो मैंडेट है और उनके जो लोग जो चाहते हैं, आईएसआईएस के आपको क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे बांग्लादेश में? आपके मनपसंद अब हुकूमत नहीं आएगी। आईएसआईएस का क्या काम है बांग्लादेश में? वहाँ की आवाम पूछ रही है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? पाकिस्तानियों का क्या काम है? उनकी हालत वो खुद सुधार लेंगे, आप कौन होते हैं सुधारने वाले?
आप लोग कहते हैं रोटी कि रोजी का राम राम पहले करो बैठ के, जुगाड़ तो करवाइए ये मैम। आपके मुल्क में आपने कश्मीर में क्या अरे किया? रुकिए कश्मीर ना को मैम, सबसे प्लीज बड़ी लाइन जेल में। आपने बनाया, साथ आपने फौज निपुण आलम बिठाई है। बयान, आप निपुण सर, हिंदू हिंदू ये लोग कह लाके रहे बसा हैं रहे कि हम लोग और खौफजदा genocide हैं कर रहे हैं, और इनके जो आईएसआई कश्मीरियों से, आके कश्मीर से ये बाहर पहुंच निकल जाते हैं बांग्ला। अरे रुक तो जाइए अपना मैडम। ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, ओके मैम, सिख ओके। आपके साथ रहना नहीं चाहते। अभी तो आपकी बातों से लग रहा है आप लोग बंगाल खौफजदा आपके है, साथ रहना आपकी बातों से लग रहा है आप नागालैंड आपके खौफजदा है। साथ स्टॉप रहना इन आप अपने अनइंटरप्टेड बोली जा गिरबान रही में है। झांक के वेट, देखें कि वो आप करते क्या निपुण हैं। आलम बयान, इसीलिए पूरी दुनिया जवाब में दे आप दीजिए। मैं तो आइसोलेट सवाल हो भी गए, पूछूंगी, अमेरिका सुन के नहीं साथ रही है आपके आप। ताल्लुकात खराब हो गए। निपुण आलम बयान ये कहते हैं जी। बांग्लादेश में ये आईएसआईएस के 8 लोगों को भेजते हैं, कैंप करवाते हैं, ड्रोन्स लगवाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बोला था ना कि अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अगर हो गया ना तो अभी 2-3 कितने टुकड़े पाकिस्तान के होंगे ये समझ भी नहीं पाएंगे। और इस दफा अगर ये ऑपरेशन चला तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे का संकेत होगा। और अभी ये बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करवा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो जिहादी चैप्टर का एक दूसरा पार्ट जो है वहां पर भी ओपन हो जाए। निपुण आलम बयान। देखिए क्या है ना कि ये बार बार आईएसआई की बात करी, मैंने बता ही दिया था। हाँ। इनकी आईएसआई कहाँ थी 71 में, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। और अभी भी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो अस्तित्व में आया है वो किस वजह से आया है? आईएसआई के रहते ही आया है ना। एक स्वतंत्र मुल्क बन गया है लगभग लगभग, बस थोड़ा सा उनको ताकत लगाने की आवश्यकता है। हम तो कहने भी लगे हैं, बहुत ही जल्दी क्या है यूएनओ में वो अपना दावा भी कर चुके हैं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का, फिर खैबर पख्तूनख्वा भी बन जाएगा। और अभी मैं ये कहूँगा जो हमारे भारत के मुस्लिम बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, ये जानना चाहते हैं क्या 47 से पहले वाली स्थिति में वही वापस चले जाए जहां इनको सुरक्षा लगती है, सिक्योरिटी लगती है। जिस देश ने सब कुछ दिया उस देश में ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। और ये तो पाकिस्तान की तो स्थिति ऐसी है कि हाथ में कटोरा लेके दुनिया में सब जगह घूम रहे हैं। उसके बाद भी इनकी क्या है मस्ती चल गई, अगर वो सब आज भी वही ऐठन है, ऐठन कुछ भी। और मैं मानता भी हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस सीखना है किसी को पाकिस्तान सीखना चाहिए। आप इनसे बस इतना पूछ लीजिए रितु जी, बलूचिस्तान में कितने एरिया में इनकी फोर्स तैनात है और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी फोर्स है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में इनकी मिलिट्री नहीं जा सकती है, वहां खैबर पख्तूनख्वा में इनका घुसना मना है, इनको मार मार के भगा दिया है। और अभी सिंध भी इनका बनने वाला है, अभी देखिएगा सिंध भी इनका अलग होगा और ये बैठ के पंजाब पंजाब खेलते रहेंगे और कुछ नहीं। इनसे पूछो सही बार कि प्रति व्यक्ति आए क्या पाकिस्तान की, नहीं है ना तो इनको पता नहीं है। निपुण सर ये ना ये हमारी गलती होगी। हम अगर इनसे तर्क की उम्मीद रखें, अभी देख रहे हैं आप बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड नॉन स्टॉप शी इज स्पीकिंग। अब मुझे बताइए, फाजिल अहमद भी कनेक्ट है मेरे साथ। फाजिल जी विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे इतना बता दीजिएगा वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो आप सही मान रहे गलत मान रहे? पहले तो यस और नो में जवाब। देखिए दुनिया का कोई आदमी अगर किसी की कोई हत्या कर दे तो उसको बिल्कुल सही नहीं मान सकता, गलत ही है। ठीक है। और एक बात में निपुण जी कह रहे थे अभी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि एक मुसलमान कैसे देश की बात बोल रहा है, दलित की बात बोल रहा है, पिछड़ों की बात बोल रहा है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो असली लड़ाई है इस देश की। अरे हम बोल रहे हैं तो हम संविधान के ताकत से बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बोल रहे हैं। आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि दलित मुसलमान पिछड़ा अल्पसंख्यक न बोले, यही चाहते हैं ये लोग। हम तो खुद अपने घर में अपने जयचंदों से लड़ रहे हैं। हम तो खुद अपने घर में जो हमको बोलने की आजादी छीन रहा है, जो हमसे व्यापार की आजादी, जो शिक्षा की आजादी छीन रहा है, जो संविधान की ताकत छीनना चाहता है, हम तो खुद अपने घर के जयचंदों से लड़ रहे हैं। जहां दलित पिछड़ा आबादी को इन लोगों ने 5 किलो अनाज पर जिंदा रखा है, जहां मुसलमानों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखा है, ये दुनिया में क्या बात करते हैं जब हम खुद अपने घर के जयचंदों से लड़ रहे हैं। फाजिल अहमद है, इनको कैसे ये बात इनके दिमाग में कैसे आती है कि मुसलमान दलित की बात नहीं बोल सकता, मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहा है व्यक्ति, बोल सकता, ये कैसे ये बोल रहे हैं? इनको ये ताकत कहां से मिल रही है कि हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं लोग। जितनी स्थिति मुसलमान अशरफों ने की है, मुस्लिमों की बेकदरी कर दी इन्होंने पसमानदा मुसलमानों को, कभी कोई अधिकार नहीं दिया, कभी इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया पसमानदा मुसलमानों को। मुसलमानों के बीच में सारी गरीबी का फायदा इन अशरफ लोगों ने उठाया, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत।
अरे और ये दलितों की बात करने लगे हैं। एक मिनट हम तो फाजिल देख रहे हैं कि अहमद साहब, एक मिनट सुनिएगा ना मेरी बात। ये वाला नैरेटिव कहाँ से आया, दलित दलित, ये वाला नैरेटिव अब कहाँ से आया? देश में कभी भी एक होकर के आप बात नहीं कर सकते क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई आप लोग नारे लगाते थे ना। अब क्या हुआ गंगा जमुनी तहजीब का? अब दलित में बांट देंगे, अब सवर्णों में बांट देंगे, अब क्यों बांट रहे हैं? आचार्य अरुण कृष्ण प्लीज काउंटर ऑन दिस। देखिए, आपने पैनल में फाजिल अहमद नाम का एक गद्दार बुलाया है। ये गद्दार है देश के। आप इनसे बात तो यही लोग रहे हैं। ये देखो, आपने ये गद्दार जो बुलाया है, ये बैठ के राष्ट्रीय चैनल पे पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अरे गद्दार की को औलाद बोलो तुम, गद्दार तुम हो। तुमने लूट लिया है, दलितों को लूट लिया तुमने। नहीं शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखिए आचार्य अनुकृष्ण। नहीं दिस इज नॉट राइट। थोड़े शब्दों को नाप तोल कर बोलिए। ये नेशनल टेलीविजन है, लोगों तक आपकी आवाज पहुंच रही है, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज। ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो हाँ। ये वीडियो देखिए आप। ये जो वीडियो है, ये जो पटमुल्ला गद्दार बैठा है, ये खुद पसमंदा मुसलमान है। और सबसे ज्यादा राशन अगर कोई ले रहा भारत सरकार का, तो वो बेगैरत पसमंदा मुसलमान ले रहा है। ये पसमंदा मुसलमान है। अब ये पसमंदा मुसलमान भी है और पाकिस्तान का ये एजेंट भी है। इस गद्दार को अपने चैनल पे बुलाया है। ये गद्दार राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर, ये 2 टके का गद्दार, ये 2 टके का मदरसा छाप, ये चैनल पर बैठकर क्या बोल रहा है कि अपने देश की बातें, अगर कोई इसको कोई भी देखिए, पाकिस्तान के एक प्रवक्ता के सामने ये गद्दार उनकी भाषा में भाषा मिला रहा है। ये देखिए, पसमंदा मुसलमान है, ये पसमंदा सबसे ज्यादा भारत सरकार का राशन खा रहे हैं। ये गद्दार हैं। इन गद्दारों में आप मुसलमानों में मुसलमान को मुसलमान से अलग करके देखोगे तो हिंदू मूर्खता करेगा। आने वाला कालखंड भयानक है। और अब मैं बात करूंगा आपसे पाकिस्तान की। ये देखिए, पाकिस्तान की एक वीडियो है, ये मेरी भाषा नहीं है। पाकिस्तान कितना बड़ा कीचड़ है, पाकिस्तान कितनी घटिया जगह है, पाकिस्तान कितनी निम्न स्तर की जगह है, कितना बड़ा नर्क है, उसका ये साक्ष्य है। पाकिस्तान की वीडियो, मेरी वीडियो नहीं है। ये 4 पाकिस्तान के पैनलिस्ट बैठे हैं, 4 पाकिस्तान के न्यूज एंकर बैठे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 82% से अधिक बलात्कार मुसलमान बहन बेटियों के कौन करते हैं? क्या लिखा हुआ है? चाचा, पापा, फूफा, वालिद, सगा भाई, सगा बेटा, सगा मामा, ये सारे बलात्कार करते हैं। 82% से अधिक बलात्कार पाकिस्तान में कौन करता है? खुद के घर के सगे लोग करते हैं। और पाकिस्तान किस पे बना है? कुरान पे, इस्लाम पे और मुसलमान पे। तो ये गंदा जो ये नाली है, ये पाकिस्तान नाम की नाली, उसमें बहन बेटियों के साथ क्या होता है ये देखिए। एक मिनट, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये पाकिस्तान में जो गंदगी होती है, मैं तो ऐसी नरक में, इतना बड़ा नरक है पाकिस्तान, वहां पर 82% से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार वहां पर कौन करता है? शर्म करो। तुम्हारे यहाँ पर 82%, देखो ये देखो, तुम्हारे यहाँ पर 82% बलात्कार कौन करता है? तुम्हारा फूफा करता है, तुम्हारा वालिद करता है, तुम्हारा चाचा करता है, तुम्हारा बेटा करता है, तुम्हारा खुद का बाप करता है, जिसे अब्बू जान बोलते हो। अब्बू भी बन जाता है और जान भी बन जाता है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। और अभी तो 2 दिन पहले लाहौर में एक पूरा जो लाहौर का सबसे बड़ा मॉल था, उसके अंदर अभी बम ब्लास्ट हुआ है। लगभग 500 जिहादी के शमशान घाट पहुंच गए, उनकी हड्डियां मिली है, बाकायदा वीडियो वायरल है। लाहौर के मॉल के अंदर 500 जिहादी मारे गए, 500 पाकिस्तानी मारे गए और उनकी केवल हड्डियां मिली है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। उज़्मा करदार जी, आईएसआई के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? मुझे बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आईएसआई के लोग वहां पे बांग्लादेश में क्या, किस इरादे से गए थे मैम? प्लीज ऐसे ना क्या करें, ऐसे लोगों को ना बुलाया करें। अरे मैम, वो आप नहीं डिसाइड करेंगे ना, मेरे मेहमान है, मेरे को डिसाइड करने दीजिए। मेरा शो है, वो मेरा शो है ना, मैं किसको बुलाऊंगी नहीं बुलाऊंगी ये आप नहीं डिसाइड करेंगे पाकिस्तान से बैठकर। अरे सुनिए ना मैम, जवाब दीजिए ना। आप इस तरीके से इधर उधर क्यों जा रही हैं? लेफ्ट राइट, मुद्दे पर आइए। कम टू द पॉइंट, उज़्मा करदार, कम टू द पॉइंट उज़्मा करदार। अपने इनके कोई क्लिप्स हैं जिनका कोई सच्चाई से, रियलिटी से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। मुझे सवाल तो पूछने दीजिएगा,
सवाल तो पूछने दीजिएगा। हमें इनके साथ ना बैठाया करें। आपने अगर कोई इश्यूज पे बात करनी है, सियासत पे बात करनी है तो आप बात करें, लेकिन ये इस तरह के गलीज किस्म की जो ख्यालात और बातें हैं ना, ये हम सुनने के लिए आपके प्रोग्राम में नहीं आए। पाकिस्तान के ख्यालात क्या है वो सब जानते हैं। एक मिनट उस्मा करदार जी रुकिए ना, जब सवाल तो सुनिएगा पहले ही, आप नॉन स्टॉप क्यों बोल रही हैं भाई? रुकिए सुनिए, मुझे ये बताइए ISIS के लोग बांग्लादेश में क्या कर रहे थे? उस्मा करदार क्या कर रहे थे वहां पे? किस इरादे से भेजा? जो है उससे तो आप बहुत डरते हैं, क्योंकि अरे मैम ये 3 दफा आपने 3 दफा बोल दिया है, 3 दफा बोल दिया है, मुझे जवाब दे दीजिए मुद्दे पर। का मुकाबला कर नहीं सकता है। अगर हम वहां पे जा रहे हैं तो हम ट्रेड रिस्टोर कर रहे हैं, हम फ्लाइट्स बांग्लादेश के साथ रिस्टोर कर रहे हैं, हम कल्चरल एक्सचेंज रिस्टोर कर रहे हैं, हम उनको पूरी तरह आतंकवाद का कल्चर सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद का कल्चर, टेररिज्म का कल्चर, उन्होंने 15 साल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, टेररिज्म कल्चर सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन बांग्लादेश। आपकी बांग्लादेश की जो आपने चालें चली थी हसीना वाजिद के गठजोड़ के साथ मिलके, वो उल्टी पड़ गई हैं। अब वो नहीं चाहते आपको अपने मुल्क पे। आप जाके उनके यूथ की बात कर रही थी उस्मा। अब सोचिए, इनसे पूछिए कि बांग्लादेश इनसे अलग क्यों हुआ था। यही था, इन्हीं का पाकिस्तान का था कल्लन टीका खां। कल्लन टीका खां ने जो ऑपरेशन सैटेलाइट चलाया था मार्च उसमें ये कहा था कि इन बंगालियों को हम असली मुस्लिम नहीं बना पाए, इन्हें तो मुस्लिम नहीं बना पाए, इनकी अगली जनरेशन को मुस्लिम बनाएंगे। तो वहां पर कई लाख महिलाओं के साथ में रेप किया था पाकिस्तान की सेना ने। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतने अत्याचार को भूल कैसे गई। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, में पूछा था उस्मा करदार से कि क्या कर रहे हैं ISIS के लोग वहां पर, तो कह रहे हैं कि कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, टेररिज्म वाला कल्चर ये प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। कल्चर पूछे कल्चर है क्या इनकी? कल्चर क्या है? आपने टेररिज्म की बात बोल दी, टेररिज्म के खिलाफ पूछ रहे क्या कल्चर है इनकी? इनके कौन सी कल्चर है? किस कल्चर की बात कर रहे हो? 1947 से पहले तो इनका इतिहास ही नहीं है। साजिश थे ये बांग्लादेश। अब सोचिए, आपकी 2.5 लाख क्या कर रहे हैं? अब आप वही काम कश्मीर में कर रहे हैं। कश्मीर में आपके साथ इतना प्रेम मत करिए कश्मीर से, कश्मीर नहीं मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा कश्मीर। उस्मा करदार, कश्मीर 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 बोलने से कश्मीर आपका नहीं हो जाएगा। ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिए कश्मीर से। अब आप यूके देवनाथ सर, एक मिनट, यूके देवनाथ सर आवाज डाउन कीजिए। उस्मा करदार, यूके देवनाथ सर, ये जो चाल एक कॉन्स्पिरेसी की बात करें, आपने पूरी डिस्कशन में सुना होगा कैसे कैसे पॉइंटर्स आए, कैसे कैसी चीजें आई। ये जिहादी चैप्टर खोलते हैं, उसके बाद कहते हैं ISIS के लोग यहाँ पे कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ कल्चर दे आर प्रमोटिंग? टेररिज्म। ये हम देख रहे हैं वहां से कंस्पायर करते हैं नैरेटिव एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए, हिंदूज की लिंचिंग के लिए। रितु जी देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश में भी जो टेरर कल्चर है उसको बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में वोट में अगर एंटी माइनॉरिटी स्टैंस लिया जाता है तो वोट इन लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। अभी आप देख लिए बांग्लादेश में इलेक्शन में चाहे एनसीपी हो चाहे जमाते इस्लामी हो, वो हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ज्यादा वोट मिलेंगे। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे PMLN हो, चाहे PTI हो या PPP हो, ये तीनों ही जब पावर में आना चाहते हैं तो थोड़ा हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी रुख की बात करते हैं। देखिए इसका प्रूफ तो है ही, आप देख लीजिए वहां पर पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन 16% से कम होकर 2% हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है 23% से कम होकर 8% हो गई आजादी के बाद से। और हिंदुस्तान का देखिए, मैं तो आज कहूंगा अच्छा ही है कि हिंदुस्तान में 1951 में जहां पर बात की है यूके देवनाथ सर कि हिंदुओं को टारगेट करना बांग्लादेश में, मुझे लगता है इतनी डिस्कशंस हमने की और पाकिस्तान पे स्पेशली ओरिएंटेड डिस्कशंस हमने की है कि ये एक इनको तरीका आता है, इनकी चालबाजियां हैं। यूके देवनाथ सर ये कोशिश करते हैं कि दुनिया को छलते रहे,
अपनी आवाम को छल रहे हैं वो दूसरी चीज है, हटाइए उसको। अब तो ये दुनिया को छलने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश को बता रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया कर रहे हैं, जुनूस के साथ हाथ मिला करके वहां पर कट्टरपंथ की राह पर वहां की आवाम को ढकेल रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। लेकिन अगर FATF की लिस्ट में आने से डर रहे हैं तो ये समझते हैं ना कि क्या इसके पीछे इरादे क्या है पाकिस्तान के। यूके देवनाथ सर। हाँ रितु जी, बांग्लादेश तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है अब पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में डेफिनेटली उनकी सरकार, मिलिट्री, ISI पूरी कोशिश कर रही कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन है जो कि 12 फरवरी को होने वाले हैं, उसमें मुस्लिम कट्टरवादी पार्टियां जैसे जमाते इस्लामी, NCP, मुस्लिम छात्र शिविर यही सामने आ जाएं। बांग्लादेश में BNP एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है। मैं उम्मीद करता हूं कि BNP इस बार के इलेक्शन में कुछ हिंदू कैंडिडेट्स को जगह देगी। ट्रेडिशनली BNP जब भी इलेक्शन लड़ती है तो समझिए अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 300 सीटों पर या 280 सीटों पर, ट्रेडिशनली BNP ने हमेशा इनमें से 10 या 15 हिंदू कैंडिडेट खड़े किए हैं। उनकी फाइनल लिस्ट जब आएगी तब ये रुख पता लग जाएगा कि क्या BNP इस बार कुछ हिंदू कैंडिडेट्स को शामिल कर रही है कि नहीं। ISI का जो बांग्लादेश में हाई कमीशन है, वहां पर ISI ने एक खास सेल खोल दिया है 12 फरवरी तक। एक ब्रिगेडियर साहिबान को तैनात कर दिया है, 2 कर्नल और ऑफिसर्स फ्रॉम फॉरेन सर्विस, जिनका मुख्यतः काम ये है कि यह सुनिश्चित करें कि 12 फरवरी को जब इलेक्शन हो उसमें जो पार्टियां पाकिस्तान के मदद से खड़ी हैं, NCP है, जमाते इस्लामी है, मुस्लिम छात्र शिविर हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो उनके इंटरनल सर्वे आ रहे हैं, उनके हिसाब से BNP ही 12 तारीख को जीतने वाली है इलेक्शन में। क्या चाहिए? अब तो कम से कम यहाँ पर फाजिल अहमद आए थे, जब डिस्कशन होने लगी छोड़ के भाग गए डिस्कशन। उज़मा करदार भी छोड़ के भाग गई। ये डिस्कशन वही छोड़ के भागता है जो कि होमवर्क पूरा करके नहीं आता है, जिसके पास पॉइंटर्स नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते। आचार्य अरुण कृष्ण ने फाजिल अहमद को सीधे दिखा दिया आईना कि कैसे वो लोग यहाँ पर देश को खंड खंड में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें एक देश यूनाइटेड होकर बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के। अब हिंदुओं की बात भारत नहीं करेगा तो इजराइल या दूसरा कोई देश थोड़ी करेगा, भारत ही करेगा ना। हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए हम ही लोग खड़े होंगे ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, है तो हिंदू ही ना। अब आचार्य अरुण कृष्ण, ढाका की राह एक तरफ पाकिस्तान की राह, लेकिन हम देखते हैं जिहादी चैप्टर अब ये पूर्वी छोर पर खुलना शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान की चाल को डिकोड आप कर पा रहे हैं क्या? देखिए, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण होते हैं ना, वो केवल शास्त्र होते हैं, तथ्य होते हैं। जिस दिन इस देश में गृह युद्ध होगा, और इस देश में गृह युद्ध होगा, अपरिहार्य है, अटल है। भारत की सेना हमारी इतनी मजबूत है कि एक बार खुली छूट देते तो इस पाकिस्तान को जमीन में गाड़ देगी। लेकिन उनका क्या करोगे जो 25 करोड़ गद्दार इस देश में पल रहे हैं? आपके सामने प्रत्यक्ष है। हमें कहते हैं कि नफरती बाबा है, देखो आपके सामने कांग्रेस का फाजिल अहमद आया, सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इसी को गद्दारी कहते हैं। आपको तो समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निपुण आलम बयान, एक लाइन में, थोड़ा समय मेरे पास कम है, एक लाइन में बताइएगा ये जो पॉइंट आउट किया आचार्य अरुण कृष्ण ने कि ये यूनिटी क्यों नहीं बन पा रही है। एक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे जवाब मांगेंगे बांग्लादेश से उन हिंदुओं के लिए, कैसे इंसाफ मांगेंगे, और कैसे सरकार को हम एडमेंट होकर के बोल पाएंगे कॉन्फिडेंटली कि सरकार इसके लिए एक ठोस कदम उठाए, कड़ा रुख अपनाए देश की। कि हमारे यहाँ पर गाजा पे तो बड़े बड़े, हमको फिलिस्तीन के कोर्ट पर तो बड़े बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं उस भूमिका में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब बांग्लादेश की बात हुई, हिंदुओं की बात हुई, तो मुझे याद है CAA को लेकर भी किस प्रकार के प्रदर्शन पूरे हमारे देश में हुए थे। जबकि वो नेहरू और लियाकत अली का जो समझौता हुआ था 1958 में,
जात उसके पात तहत की लड़ाई में ही बांट करके, धर्म की लड़ाई में ही बांट करके इस देश को खंडित करने का यह प्रयास है निपुण सर। और जैसा आपने कहा ना, ये कोशिश ये अपने आप में जहर घोल रही है देश में, और इसी जहर से बचने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ दिया है, कट्टरपंथ, एक्सट्रीमिस्ट जो सोच वहां पर पनप रही है, जिहादी तौर पर जो हिंदुओं के यहां पर हत्याओं का सिलसिला जारी है, वो कहां जाकर रुकेगा? क्या ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए? सवाल इस वक्त बड़ा खड़ा हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।